हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपका दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, जिसके अंदर हम लोग आपको पहला चैप्टर सिखाएंगे दोस्तों। पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो आपको एक अलग वीडियो के अंदर बता दूंगा मैं, ताकि दोस्तों आप लोग उन क्वेश्चन को पूरी तरीके से तैयार रखें। चलिए गाइस, हम लोग हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद है बाद में तो लाइक कर देना। एक एक चीज आपको बताता हूँ शुरुआत से। सबसे पहले तो हमारा ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दो दोस्तों, आपके साइंस के अंदर 10th के अंदर 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से हैं, और 4 ही दोस्तों आपके बायोलॉजी से हैं, और 4 ही आपके फिजिक्स से यानी भौतिक विज्ञान से। तो सबके 4 चैप्टर दोस्तों सब आपको कंप्लीट कराता हूँ मैं आपको एक एक करके। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज एंड तक देख लेना, पसंद आएगा आपको जरूर ही। आप लोग जानकारी पे ध्यान दें दोस्तों। इसके बारे में इंप्रूवमेंट कोई करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और उनको हम लोग समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, इनके सूत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तीसरी चीज मैं दोस्तों आपको इसके अंदर समझाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, और यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा द्रव्यमान संरक्षण नियम लिखिए। चाहे आप लोग अर्धवार्षिक देख लेना, चाहे वार्षिक देख लेना, हर एक एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। और इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो दोस्तों आपको आगे एग्जाम के अंदर काम आएगी। और आपको समीकरण को संतुलित करना जरूर से आएगा क्वेश्चन। अर्धवार्षिक के अंदर आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए, नीचे दी गई समीकरण को संतुलित कीजिए। ये चीज आपसे जरूर से पूछी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो दोस्तों वो आपको बताता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग इस टॉपिक को पूरे तरीके से एंड तक समझना चाहिए। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वालिटी के हम दोस्तों को इंप्रूवमेंट करना है तो मुझे कमेंट में बताना। थोड़ा सा मैं वीडियो चेक करता हूँ चल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि गैस डिवाइस हीट हो जाता है बार बार, इसलिए। तो सबसे पहले दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों आपको ऐसे समझना पड़ेगा। हमारे सामने दोस्तों कोई भी उत्पाद बनाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी उत्पाद बनाने के लिए हमें क्रियाकारक चाहिए होते हैं। यानी गैस क्रियाकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं वो बताता हूं आपको एक एक करके। तो क्रियाकारक, और दोस्तों इसके अंदर आपको चीज समझनी है कि रासायनिक अभिक्रिया किस टाइप से लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों क्रियाकारक मिलके और उत्पाद बनाते हैं। तो इसकी दोस्तों परिभाषा हो सकती है क्रियाकारक क्या होते हैं। तो क्रियाकारक दोस्तों आपको लिखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो दोस्तों ऐसी चीजें जो मिलके आपस में एक उत्पाद बनाती थे, और उनको दोस्तों जो यहाँ पर तत्व आपस में मिलके नया उत्पाद बनाते हैं, उन तत्वों को बोलते हैं क्रियाकारक। और दोस्तों जब आपको उत्पाद के बारे में पूछे तो आपको लिखना है कि दो क्रियाकारक मिलकर आपस में, या फिर दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर आपस में जो दोस्तों नया प्रोडक्ट बनते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं। नई चीज दोस्तों जो संरचना बनती है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक तो होता है क्रियाकारक, यानी दो क्रियाकारक आपको देखने मिलेंगे। दो क्रियाकारक के अलावा अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी। तो दो क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, और इस चीज को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया होना। यानी क्रियाकारक मिलके क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, इसे अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये हमारा दोस्तों पहला हो गया। इसके अंदर गैस हमारी जो पहली हेडिंग है वो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग दोस्तों कोई भी अभिक्रिया करेंगे उसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखना होता है। किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हमको कैसे लिखना है वो प्रोसेस आपको मैं दिखाया तो दोस्तों यहाँ पर समझा देता हूँ। रासायनिक समीकरण के अंदर दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले दो क्रियाकारक लेते हैं। कौन कौन से दोस्तों दो क्रियाकारक हमारे सामने आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी अभिक्रिया के अंदर कोई भी यहाँ पर क्रियाकारक हो सकते हैं। हमें दोस्तों हमारी किताब के अंदर एक उदाहरण समझाया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसके अंदर देखिए क्रियाकारक का दूसरा नाम एक और है अभिकारक। इसको हम लोग अभिकारक भी बोल देते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पर हमारी किताब के अंदर एक उदाहरण समझाया गया है, जिसके बारे में आपको समझाया था दोस्तों मैग्नीशियम और ऑक्साइड के बारे में। यानी इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है उसका समीकरण आपको समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो अभिक्रिया वो ऐसी है।
कि एक हमारे पास क्रिया कारक है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ दोस्तों यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं, उत्पाद, और उस उत्पाद को बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोस्तों हमारे किताब के अंदर एग्जांपल दिया, तो आप इसको समझिए कि ये आपको कैसे बना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने एक आता है दोस्तों तत्व मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद दोस्तों जो हमें नई चीज प्राप्त हुई वो दोस्तों मिली मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया के अंदर ये तो है दोस्तों क्रिया कारक या फिर अभिकारक, हम लोग इनको बोल सकते हैं क्रिया कारक, ये क्रिया कारक होता है। और इस तीर के निशान वाले का आप लोग समझ लीजिए, ये जो तीर का निशान होता है इसके दोस्तों जो बाईं तरफ चीज होती है, बाईं तरफ, वो तो होते हैं दोस्तों क्रिया कारक, और इसके जो दाईं तरफ होते हैं दोस्तों वो होते हैं उत्पाद। तो ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। तो इस टाइप से दोस्तों हमारी एक रासायनिक समीकरण होती है। अब ये जो रासायनिक समीकरण है इसको हम लोग इसके दोस्तों जो मतलब इनका जो सूत्र होता है वो कैसे लिखते हैं, इससे आप लोगों ने सीखा होगा दोस्तों, Mg प्लस O2 बराबर MgO2 Mg2O। तो इस टाइप से दोस्तों हमें जो लिखना होता है कैसे लिखना पड़ता है वो इसके अंदर समझाएगा। ये आपकी नई हेडिंग है, तो मैं आपको इसकी जो नई हेडिंग है वो समझा देता हूँ। तो रासायनिक समीकरण आपको कैसे लिखना है दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, अब इसकी रासायनिक समीकरण कैसे लिखनी है। तो आपको सबसे पहले इन तत्वों के रासायनिक जो नाम है, सॉरी जिनके जो रासायनिक यहाँ पर दोस्तों प्रतीक है वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो मैग्नीशियम का होता है दोस्तों Mg, और मैग्नीशियम के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ा दोस्तों, O2 यानी ऑक्सीजन, ये दोस्तों हम लोगों ने जोड़ा है। अब दोस्तों जब ये दोनों जुड़ेंगे, इन दोनों के फॉर्मेशन से हमें जो नया उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका दोस्तों कुछ इस टाइप से सूत्र होगा MgO। और दोस्तों MgO जो हमें दोस्तों नया उत्पाद बना वो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो गाइस इनका जो मतलब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, वो ये दोस्तों इनका रासायनिक समीकरण को इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को। अब दोस्तों हमारा जो नया हेडिंग है वो रहेगा समीकरण संतुलित करना। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। ये दोस्तों होता है एक अभिकारक मिलके दो अभिकारक या फिर क्रिया कारक मिलके नया उत्पाद फॉर्मेशन करते हैं। ये जो तीर का निशान है दोस्तों ये भी 3-4 टाइप का होता है। एक दोस्तों इस टाइप का होता है, इसका मतलब है कि अभिक्रिया एक साइड में हो पाएगी, बाएं से दाएं हो पाएगी। एक दोस्तों इस टाइप का होता है, इस टाइप का, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपकी अभिक्रिया बाएं से दाएं हो जाएगी, दाएं से बाएं वापस भी हो सकती है। तो इन प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन जरूर करेंगे। तो आपके यहाँ सिलेबस के अंदर ये रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी हुई है, तो आप लोग इस चीज का यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ये डिलीट करके दिखाया था अगला। तो वैसे ये हमारा हो चुका है। अब हम समीकरण संतुलित करना कैसे आता है वो सिखाऊंगा, और दोस्तों आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बता देता हूँ। हम लोग समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो आप लोगों को दोस्तों जब 9वीं क्लास में पढ़ाया गया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आप लोग न तो द्रव्यमान को बना सकते हैं और न ही द्रव्यमान को कम कर सकते हैं, यानी उसको तो आप लोग नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान पूरी से अभिक्रिया के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा, और दोस्तों उसको ना तो आप लोग कम कर सकते हैं ना ही उसको ज्यादा कर सकते हैं। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं ताकि आप लोग दोस्तों अपने नोट्स के अंदर उतार सकें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होगा, और द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। यह है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि आपके उत्पाद मान लीजिए 2H है
और इधर आप लोग दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपने बनाया दोस्तों कोई भी उत्पाद बनाया, जैसे आप लोग इसको सही में समझ लगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। यानी इस अभिक्रिया के बारे में आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग चीज हो सकती है। मैं पूरी तरीके से इसके अंदर मतलब जो चीज समझाऊंगा वो आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि यहाँ पर आपको दोस्तों H2 2 है, तो इधर भी आपको H2 2 ही करने पड़ेंगे, तब दोस्तों आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अभिक्रिया यहाँ पर बनेगी। और इसके अंदर गाइस आपको बता दूं कि आप लोगों ने यदि यहाँ पर दोस्तों 2H2O ऐसे है, तो यहाँ पर देखिए आपको हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन 2 ही होंगे, तब दोस्तों ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगी और आपकी ये समीकरण दोस्तों संतुलित नहीं मानी जाएगी। आपको इसको संतुलित करने के लिए दोनों तरफ के यानी अभिक्रिया और उत्पाद दोनों का दोस्तों जो द्रव्यमान है वो आपको बराबर करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपकी समीकरण संतुलित मानी जाएगी। और ये समीकरण संतुलित करने का दोस्तों आधार है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसलिए आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझना जरूरी था। तो गाइस ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। एक अभिक्रिया लिख लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद उस अभिक्रिया को संतुलित करके मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में समझा देता हूँ, पूरी जानकारी क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा या फिर आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब मैं आपको एक अभिक्रिया को संतुलित करके दिखाता हूँ, समीकरण को संतुलित करना कैसे है। जो अभिक्रिया होती है उसको संतुलन कैसे करें, यह दोस्तों रासायनिक समीकरण संतुलन का दोस्तों क्या कुछ रोल होता है, कैसे उसको संतुलित किया जाता है, वो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो हमें यहाँ पर उदाहरण के थ्रू समझना है हर एक चीज को। आपकी दोस्तों हेडिंग जो भी दी हुई है उसके आधार पर समझाऊंगा। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे सामने एक अभिक्रिया आती है Fe प्लस H2O तीर का निशान और Fe3O4 प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है H2। तो हमारे सामने दोस्तों ये एक समीकरण आती है और इसको हमें संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के साथ ही आप लोग भी समझ जाएंगे कैसे संतुलित अभिक्रिया को किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको सिखाते हैं कि अभिक्रिया संतुलित कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस अभिक्रिया के अंदर आपको चीज देखनी है, Fe है, एक तो H2 है और एक O है। तो जो भी दोस्तों अभिक्रिया के अंदर चीजें होती है वो आपको एक साइड में लिख लेनी है। जैसे हम लोगों ने देख लिया Fe और उसके बाद हमारे सामने है H2 और इसके बाद हमारे सामने O, ये चीजें हैं दोस्तों हमारे सामने। तो अभिकारक के अंदर Fe कितने हैं, अभिकारक के अंदर Fe दोस्तों 1 है, तो हमने लिख लिया 1। अब हमने जो उत्पाद देखा, उत्पाद के अंदर Fe कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर 3 अभी उत्पाद है, तो ये दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया। तो अब दोस्तों हमको क्या करना है, Fe दोनों साइड बराबर करना है। तो इधर दोस्तों Fe 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस Fe के आगे 3 लगा देते हैं, क्योंकि इधर 3 है तो इधर हमने 3 लगा दिए, तो Fe तो 3 हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर देखिए Fe संतुलित हो चुका है, यानी यहाँ पर पहले 1 था, हमने 3 लगाया तो ये 3 हो चुका दोनों साइड, तो Fe संतुलित हो चुका है। इस टाइप से दोस्तों आपको चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों देखना है कि कितने Fe है, यहाँ पर Fe 3 है और यहाँ पर अब दोस्तों Fe 1 ही था, तो हमें ये 3 करने के लिए इसके आगे 3 लगाना पड़ा। आपको ऐसे नंबर्स लगाने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया, तो ये Fe दोनों के अंदर बराबर हो चुका है। अब हमें दोस्तों नेक्स्ट देखना है H2। इधर दोस्तों H2 कितने हैं, 2 है, ये देखिए H देख रहे हैं, H इधर 2 है और इधर भी गाइस H कितने हैं, 2 है। तो मान लीजिए H तो दोनों के अंदर संतुलित है, लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन देखना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, यहाँ पर दोस्तों 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, इधर 4 है। अब दोस्तों हमें ऑक्सीजन बराबर करना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर करने के लिए इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें दोस्तों 4 से गुणा करना पड़ेगा इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इस H2 के आगे 4 लगा देंगे। जैसे ही हमने 4 लगाए तो ऑक्सीजन इधर हो गए 4 और इधर भी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन तो गए 4 हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ा, यहाँ पर H2 भी दोस्तों 4 2 8 यानी 8 हो चुके हैं H2 भी, और इधर हमारे H2 है 2 ही, तो हमें दोस्तों H2 को भी फिर से 8 करना पड़ेगा। तो H2 को यहाँ पर 8 करने के लिए हम लोग इस H2 के आगे क्या लगा दें कि 8 हो जाए, तो हम लोग 4 लगा देते हैं। और जैसे हम लोगों ने 4 लगाए तो 4 2 8 हो चुका है इधर भी, तो यहाँ पर दोस्तों 8 8 H2 हो चुके हैं दोनों साइड, और ये हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब जो हमारी नई संतुलित समीकरण बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, 3Fe प्लस 4H2O और दोस्तों यहाँ पर तीर का निशान Fe3O4 प्लस 4H2। ये दोस्तों हमारी संतुलित समीकरण बनेगी, जो कि आप लोगों को मैंने समझाई है। फिर से समझा देता हूँ एक बार, इस चीज को मैं पूरी तरीके से हटा देता हूँ।
मिटाने के बाद समझाता हूँ। डस्टर कहाँ पे चला गया, इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर से एक बार और समझाते हैं आपको। यानी गाइस मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कैसे किया हम लोगों ने इसको। पूरी समीकरण को मैं एक बार डिलीट करके आपको दोबारा समझाता हूँ। क्या था, एफ ई, दोबारा ही लिख लेता हूँ पूरी समीकरण ही, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे सामने था एफ ई प्लस H2O Fe3, और यहाँ पर क्या था, Fe3O4 प्लस H2 था। ये थी हमारे दोस्तों समीकरण जो कि हमें संतुलित करनी थी। तो मैंने आपको तरीका बताया, जो भी दोस्तों आपको तत्व दिख रहा है वो आप लोग साइड में लिख लीजिए। इधर Fe दिख रहा है, H2 दिख रहा है, O दिख रहा है, H दिख रहा है, O दिख रहा है। तो हम लोगों ने तीनों चीज लिख ली है। अब हमें इधर देखने हैं Fe कितने, इधर देखने हैं Fe कितने। तो यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पर Fe 3 है। तो यहाँ पर हमें 3 Fe करने के लिए हम लोग इसको 3 से गुणा कर देंगे। जैसे एक को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 Fe हो जाएगा। यानी दोनों तरफ Fe बराबर हो चुके हैं, यानी इधर हम लोगों ने 3 लगा दिया। अब नेक्स्ट हमें देखना है H2। तो इधर H2 कितने हैं दोस्तों, H देखना है। H2 तो ये दोस्तों 2 है, इसलिए बोला जाता है। तो H इधर 2 है, इधर भी 2 है। यहाँ पर हमारा H संतुलित है पहली बार। लेकिन गाइस हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा ऑक्सीजन इधर है 4, और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है 1 ही। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। हमें 4 करने के लिए इसके आगे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 4 से गुणा करते हैं जैसे, तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाते हैं, लेकिन H2 8 हो चुके हैं, क्योंकि ये 8 से इसको इससे साथ भी गुणा होगा। तो ये दोस्तों 8 हो चुके हैं H2। तो यहाँ पर हमारे H2 कितने हो गए, 8, और इधर हमारे H2 है 2। तो इधर हमें पूरा करने के लिए 4 आगे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 लगा दिया, और हमारा इधर भी H2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमारी जो नई संतुलित समीकरण बनी वो ये बनी 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ से दोस्तों Fe3O4 प्लस 4H2। ये दोस्तों हमारी संतुलित समीकरण बनी। और इस तरीके से आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना है। कोई भी समीकरण हो आप लोग संतुलित कर पाएंगे। ये दोस्तों आपकी अगली हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोस्तों आपको सिखाएंगे अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको अभिक्रिया के प्रकार समझाता हूँ, उनके उदाहरण समझाता हूँ, और हम लोग दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट करने की सोचेंगे वैसे तो पूरी तरीके से अभी इसी वीडियो के अंदर। तो आपकी अगली हेडिंग देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो पूरे चरण आपको दिए हुए हैं वो आप लोग चेक कर लेना। मैंने आपको सीधा यहाँ पर समझा दिया कि अभिक्रिया कैसे संतुलित होगी उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2। दोस्तों जो भी हमने समझाया था वो आपके 6 नंबर चरण के अंदर लिखा हुआ है। तो जो मैंने आपको समझाया वो इसी के अंदर है। तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ लेना, मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों भौतिक अवस्था के संकेत, यहाँ पर आपके उसको एक यहाँ हेडिंग है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। भौतिक अवस्था के संकेत हम लोगों ने उस अभिक्रिया के अंदर नहीं लिखे, तो वो भी समझा देता हूँ कैसे है। यहाँ पर जो हमने अभिक्रिया संतुलित की थी उस अभिक्रिया के अंदर समझा देता हूँ। वो अभिक्रिया क्या थी, हम लोगों ने संतुलित की थी 3Fe प्लस, यहाँ पर दोस्तों हमने 4H2O, और यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्या था, Fe3O4, और इसी के साथ हमें 4H2। इसके अंदर गैस हमें इन अभिक्रियाओं की अवस्था कैसे लिखनी है, अवस्था के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं अभिक्रिया के अवस्था प्रतीक, ये कैसे लिखने होते हैं। तो दोस्तों आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस को बोलते हैं सॉलिड। जब दोस्तों सॉलिड है तो इस सॉलिड का हमने प्रतीक इस्तेमाल कर लिया S। तो अब दोस्तों कोई भी चीज यदि सॉलिड होगी तो उसके आगे S लगेगा ऐसे। तो Fe दोस्तों सॉलिड है, लोहा है, Fe सॉलिड है, तो इसके आगे S लगा दीजिए, यानी ये भी आपको लगाने पड़ेंगे। द्रव के लिए आपको पता है लिक्विड होता है द्रव, तो द्रव के लिए लिक्विड के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया, अन ले लिया, ये ले लिया दोस्तों, लिक्विड ले लिया। तो हमें दोस्तों जो भी चीज लिक्विड होती है उसके लिए हमें लेना पड़ता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो दोस्तों होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2O द्रव है, तो इसके लिए हमें लिक्विड ऐसे लगाते हैं। तो इसके आगे दोस्तों आपको ये चीज लगा देनी। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन गैस है, ये दोस्तों गैस के लिए प्रयुक्त होता है। गैस के लिए हम लोग G ले लेते हैं। तो ये दोस्तों इनके आगे लगाने आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, तो आपको गैस लगा देना है। हाइड्रोजन गैस है, ये ऊपर की ओर उठ जाएगी ऐसे, तो आपको ये चिन्ह भी लगा देना है G का। और उसके बाद गैस हम लोगों ने जो अभिक्रिया के बाद यहाँ पर संतुलन के बाद यहाँ पर देखा है वो आपको इसके अंदर पूरी तरीके से लिखा हुआ है कौन सी चीज सॉलिड है, उसको कैसे लिखना है, तो उसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख लेना। तो दोस्तों ये भौतिक अवस्थाओं को लिखने का तरीका बता दिया मैंने आपको। अब आपको मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको समझाता हूँ।
वो है दोस्तों आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। अब हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखने हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन सी है, उसके अंदर सबसे पहले है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा मैं आपको समझाता हूं, इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। संयोजन का मतलब ये दोस्तों जुड़ना, यानी जुड़ना दोस्तों, संयोजन का मतलब जोड़ना। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, दो क्रियाकारक आपस में जुड़ते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। यानी दो क्रियाकारक, दो अभिकारक आपस में जुड़ के एकल उत्पाद बनाते हैं, और इस तरीके की क्रिया अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी मान लीजिए हमारे पास ये दो क्रियाकारक है, जैसे हम लोगों ने एक अभिक्रिया देखी थी मैग्नीशियम वाली, यहाँ पर Mg था, O2 था, MgO बना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, दो हमारे पास क्रियाकारक है, और संयोजन का मतलब दोस्तों प्लस यहाँ पर जुड़ रही है। तो दो यहाँ पर क्रियाकारक आपस में जुड़ के एकल उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बना, दोनों जुड़ के एक उत्पाद बना दिए, और जो इस टाइप की अभिक्रिया होती है उनको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आपके सिलेबस के अंदर जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद गाइस आपकी ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसकी मैं परिभाषा भी आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दो क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करके या जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर जो अभिक्रिया हुई इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो चुकी है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बिना मुझे चुने का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि एक सॉलिड है, और इसके साथ दोस्तों हम लोगों ने क्या जोड़ा, H2O जोड़ा। H2O एक दोस्तों लिक्विड है, और यहाँ पर दोस्तों हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ CaOH2 एक्वस कंडीशन है ये, और साथ में हमें हीट मिली। ये दोस्तों हमें यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई समझाई हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया के अंदर मैंने आपको बताया कि दो क्रियाकारक आपस में जुड़ के एकल उत्पाद बनाते हैं। तो दो क्रियाकारक दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी में लिख लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, और दोस्तों साथ में जल, ये दोनों आपस में जुड़े और जुड़ के दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और ये दोस्तों एकल उत्पाद बना, यानी दो जुड़ के एक उत्पाद बनाया। और दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों जो बनेगा, इस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और इसी के साथ में हम लोगों को हीट मिली, यानी दोस्तों ऊष्मा निकली, यानी गर्म हो चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गर्म होता है। दोस्तों सीधा सा आपको उदाहरण बताऊं तो आप लोगों को घर में चूल्हे के दोस्तों आप लोगों ने मकान बनाए होंगे, उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा चूल्हे को पहले यहाँ पर एक गड्ढा बना के उसके अंदर चूना भर के और पानी डाला जाता है, वो यही अभिक्रिया है। पानी डालने से दोस्तों चूने का यहाँ पर पानी प्राप्त होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको, और यहाँ पर दोस्तों चूने का पानी प्राप्त होता है। उस टाइम आपको पता है कि चूना बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है, और उस टाइम मतलब ऊष्मा निकलती है, और ये यही अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। आप लोग इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट अभिक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। जब आप लोग संयोजन समझ चुके हैं तो वियोजन भी आसानी से समझ जाएंगे, तो वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। आपको यदि दोस्तों मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों हाँ यहाँ पर लिख के कमेंट में बताना। चलिए गाइस, अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आप लोग नाम से समझ सकते हैं वैसे तो इसको, जैसे संयोजन का अर्थ था दो यहाँ पर क्रियाकारक जुड़ते हैं। वियोजन के अंदर दोस्तों एक क्रियाकारक टूट करके
दो दोस्तों अलग अलग चीजों में विभाजित होगा। यानी कोई उत्पाद भी हो सकता है हमारे पास, उत्पाद दोस्तों टूटेगा और वो दोस्तों टुकड़ों में टूट के क्रिया कारक बनाएगा, दो दोस्तों क्रिया कारक बनाएगा। तो इसके अंदर ये दोस्तों होती है अभिक्रिया। इसकी मैं आपको परिभाषा दिखा देता हूँ दोस्तों, क्या पूछे। परिभाषा दिखाने के बाद आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि क्या होता है दोस्तों अभिक्रिया के अंदर। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताऊंगा आगे भी, उष्मा शेपी क्या होती है और उष्मा यहाँ पर दोस्तों जो शोषी अभिक्रिया वो क्या होती है। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे अलग अलग उत्पाद बनाता है। यानी हमारे सामने जो अभिकर्मक जो क्रिया कारक होगा वो टूटता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिया कारक मानते हैं। हमारे पास एक क्रिया कारक होगा और एक क्रिया कारक टूट करके अलग अलग उत्पाद बनेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा। यानी इसकी परिभाषा के अंदर ये हो जाएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारक टूट करके क्रिया कारक टूट करके अलग अलग उत्पाद बनाता है। अलग अलग उत्पाद बनाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर, सॉरी गाइस आपकी जो बुक है इसके वाला समझते हैं, ताकि आप लोग पेपर में लिखे तो आपको ये वाला एग्जाम्पल याद रहे दोस्तों। इसलिए मैं आपको यही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। FeSO4 यहाँ पर दोस्तों गैस है और इसके आगे दोस्तों लिखा हुआ पहले से 2, ये फेरस सल्फेट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, क्योंकि दोस्तों जब अभिकारक तब ही टूटेगा जब उसको ऊष्मा मिलेगी। और दोस्तों ये जो ऊष्मा पाकर के अभिक्रिया करता है और नए नए उत्पाद बनाता है, Fe2O3 सॉलिड, SO2 गैस और दोस्तों SO3 गैस। तो ये दोस्तों अभिक्रिया है। इसके अंदर ये दोस्तों आपका है फेरस सल्फेट, समझिए इस अभिक्रिया को आप लोग समझिए, फेरिक ऑक्साइड। दोस्तों फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा आपके सामने। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं दोस्तों चल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि डिवाइस हीट होता है। चल रहा है दोस्तों। वीडियो के अंदर दोस्तों क्वालिटी के बारे में मुझे बताना, इंप्रूव करना है या फिर नहीं। तो सिंपली गाइस देखिए आप लोग, हमारे सामने एक यहाँ पर अभिकारक है, एक अभिकारक है फेरस सल्फेट। जब दोस्तों हम लोग इसके ऊपर हीट डालेंगे, उष्मा देंगे, तो उष्मा देने पर दोस्तों ये जो फेरस सल्फेट है वो दोस्तों अपना जो पहले अलग अलग रूपों के अंदर आएगा, यानी इससे अलग अलग उत्पाद बनेंगे। तो उत्पाद दोस्तों उष्मा देने पे ही बनेंगे। तो अभिक्रिया को हम लोग सिंपली दोस्तों बताएं कि अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए हमें उष्मा देने की जरूरत पड़ती है या फिर उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, जो कि आप लोग आगे की क्लासों के अंदर समझेंगे। उत्प्रेरक के बारे में आपको बताऊंगा बाद में दोस्तों। आपके लिए यहाँ पर वीडियो है, सॉरी गाइस आपका ये दोस्तों अध्याय है, तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो दोस्तों एक यहाँ पर क्रिया कारक उष्मा पाकर के अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके वो अलग अलग उत्पादों के अंदर दोस्तों चेंज होता है। बस लिखना भूल गए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने था फेरस सल्फेट। जब हमने इसको उष्मा दी तो ये फेरिक ऑक्साइड के अंदर तो बदला ही, साथ में इसने SO2 गैस भी रिलीज करी, SO3 गैस भी रिलीज करी, यानी इसने 3-4 दोस्तों उत्पाद बना दिए एक दोस्तों अभिकारक मिलके। संयोजन के अंदर हमने देखा कि 2 दोस्तों अभिकारक मिलते हैं और ये बनाते हैं एकल उत्पाद, यानी दोस्तों प्रोडक्ट। A और B मिलके दोस्तों एक प्रोडक्ट बना दिया। और इधर दोस्तों हमारे सामने A ओनली दोस्तों यहाँ पर अभिकारक था और इसने प्रोडक्ट बना दिया दोस्तों, अलग अलग 2 प्रोडक्ट बना दिए। यानी ये हो गई वियोजन अभिक्रिया, ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसके अंदर एक अभिकारक टूट करके अलग दोस्तों प्रोडक्ट बनाता है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जिसके अंदर दोस्तों 2 क्रियाकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यह है दोस्तों इसका उदाहरण। और यहाँ पर आपको बता दूं फिर से, मैं भौतिक अवस्था वाला समझाना चाहूंगा। फेरिक ऑक्साइड दोस्तों एक सॉलिड होता है, सॉलिड के लिए S यहाँ पर लिखा हुआ है। SO2 गैस होती है जिसके लिए G यहाँ पर प्रयोग किए, SO3 भी गैस है इसके लिए भी G प्रयोग किया है। ये दोस्तों इसके अंदर चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, हमें दोस्तों अगली अभिक्रिया कंप्लीट करनी है, वो कौन सी है वो समझाए तो आपको। तो अगली अभिक्रिया दोस्तों हमारी कौन सी, वियोजन हो चुकी है, संयोजन हो चुकी है, अगली विस्थापन अभिक्रिया होगी दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मैं थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको विस्थापन अभिक्रिया समझाने के लिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख लिया ताकि आप लोग एग्जाम्पल से आप लोग विस्थापन अभिक्रिया को समझ सके। विस्थापन अभिक्रिया को आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। तो इसके अंदर गाइस क्या होता है कि आपको एक क्रियाशीलता की श्रेणी होती है जो कि आपको आपके पार्ट के अंदर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता, नहीं है दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी समझाता हूँ कि वो अभिकारक दोस्तों, वो क्रियाकारक जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं अभिक्रिया के अंदर उसी स्थान पे जाके जुड़ जाता है। तो दोस्तों एक क्रियाशीलता की श्रेणी होती है, आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको कल एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर टेलीग्राम के अंदर वो पिक्चर डाल दूंगा जिससे आप लोग क्रियाशीलता की श्रेणी को समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि एक अभिकारक होता है क्रियाशीलता की श्रेणी के अंदर, क्रियाशीलता, तो क्रियाशीलता श्रेणी के अंदर दोस्तों जो अभिकारक सबसे ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले दोस्तों किसी भी अभिकारक को उसके स्थान से हटा सकता है। तो इसके अंदर गैस क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए हमारे पास में एक Fe एक CuSO4 है, जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो दोस्तों इसके अंदर विस्थापन हो जाता है, यानी ये अपने स्थान चेंज कर देते हैं अभिक्रिया संपन्न होने पे। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, ये जो Fe था वो Fe कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए Fe दोस्तों इस कॉपर को इसके स्थान से हटा के खुद इस स्थान पे जुड़ गया और इस कॉपर को अलग कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, मतलब दूसरा का स्थान खुद ले लिया। तो दोस्तों इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनको बोलते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, और इन प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो चुका है। अब दोस्तों इसका एक और यहाँ पर रूप है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों इसका एक रूप है, तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ द्विविस्थापन क्या होता है। द्विविस्थापन तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो क्रियाकारक आपस में एक साथ दोस्तों अपना स्थान चेंज करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ, वीडियो चेक कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों द्विविस्थापन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसका उदाहरण लिख लिया है ताकि आप लोग उदाहरण से समझ पाएंगे और इसकी परिभाषा भी समझ पाएंगे कैसे हुई। तो दोस्तों विस्थापन के अंदर हमने देखा कि कम क्रियाशील तत्व को ज्यादा क्रियाशील तत्व उसके स्थान से हटा करके स्वयं वहां पे जुड़ जाता है, उनको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के अंदर दोस्तों क्या हुआ आप लोग देखिए, उसके अंदर दोस्तों ओनली Fe ने कॉपर का स्थान लिया था, लेकिन द्विविस्थापन थोड़ी सी अलग है इससे। द्विविस्थापन के अंदर देखिए क्या ये NO2 और NO2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, SO4 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया संपन्न हुई तो अभिक्रिया के यहाँ पर SO4 के साथ आ चुका है बेरिलियम, और दोस्तों बेरिलियम के पहले किसके साथ जुड़ा हुआ है, Cl2 यानी क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और बेरिलियम के स्थान पे आ चुका है Na आ चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ कि दो जो आयन थे इन आयनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया, यानी दोनों आयनों ने स्थान चेंज कर लिया। अभिकारक के जितने भी आयन थे वो आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, और इसके अंदर दोस्तों बोलते हैं इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन, यानी दो आयनों ने आपस में अपना स्थान चेंज कर लिया, इसलिए इसको द्विविस्थापन बोला गया। जब एक आयन दोस्तों अपना स्थान चेंज करता है तो उसको ओनली विस्थापन बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा में आपको समझा देता हूँ, लिखा देता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के दोनों आयनों में आपस में विस्थापन हो जाता है, यानी वह अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारकों के आयनों के अंदर दोनों जो आयन होते हैं, दो या दो से अधिक जितने भी आयन है उनके अंदर आपस में दोस्तों विस्थापन हो जाता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो अभिक्रिया बची हुई है वो एक दोस्तों अपचयन है, एक उपचयन है, और उसके बाद मैं आपको एक इसकी हेडिंग बताऊंगा, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत घनता।
4-5 हेडिंग रही है। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो अगले हमारे दोस्तों अभिक्रिया यहाँ पर है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। मार्कर के अंदर से डाल लेके आए दोस्तों फिर से। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक तो उपचयन अभिक्रिया के बारे में और दूसरी बात करेंगे दोस्तों अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ उपचयन क्या होती है। ये दोस्तों आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से क्या हुआ कैसे हुआ, और उसके बाद ये अपचयन का भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसका एग्जांपल दिखाना जरूरी है पहले, और हमें प्राप्त हुआ क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों हम लोग इन दोनों अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे सामने अभिक्रिया रही। पहली है उपचयन अभिक्रिया। इसके अंदर आपको कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी कि दोस्तों इसके अंदर ऑक्सीजन है और इसके अंदर H2 है। तो दोस्तों आपके जो सिलेबस के अंदर अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी है वो यही है अभी तक। अपचयन और उपचयन के बारे में यही है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर आपको लिखनी पड़ती है। तो इसके अंदर आपको समझाऊं दोस्तों, तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी है, यानी कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुई है और हमें मिला कॉपर ऑक्साइड। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, तो आप लोग इस कॉपर ऑक्साइड वगैरह के जो थ्योरी के अंदर इनके रंग दिए हुए हैं उसके बारे में ध्यान रखना, थोड़ा सा चेक कर लेना, ताकि दोस्तों बाद में कोई भी क्वेश्चन आए 1 नंबर वाला तो उसमें ध्यान रहे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया के अंदर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा और बना कॉपर ऑक्साइड, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। तो इसका दोस्तों अभिक्रिया की परिभाषा ये हो जाएगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें O2 यानी ऑक्सीजन ऐड होता है, यानी वे अभिक्रिया जिनमें O2 जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, उनका हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग एक नाम और समझ सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण। तो दोस्तों वे अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन इसका दोस्तों सीधा उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग इस ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करेंगे, यानी हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिला, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम लोगों ने जब H2 गैस यहाँ पर प्रभावित की और इसको जब गर्म किया हम लोगों ने, तो गर्म करने पर हमें कॉपर अलग प्राप्त हो गया, H2O जल हमें दोस्तों अलग प्राप्त हो गया। तो जैसे ही हम लोगों को दोस्तों ये चीजें अलग प्राप्त हुई, यानी इससे दोस्तों H2 यहाँ पर डालने पे ऑक्सीजन निकली है, ऑक्सीजन निकली है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनके दोस्तों H2 निकलती है, सॉरी गाइस ऑक्सीजन निकलती है, यानी H2 का ऐड होना ऑक्सीजन का निकलना, वो अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। तो इसके अंदर आप लोग ये चीज आपकी परिभाषा भी लिखी हुई है कि अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कम होती है ऑक्सीजन तो उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि वे अभिक्रिया जिनके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है उन अभिक्रिया बोलते हैं आप उपचयन अभिक्रिया, और वे अभिक्रिया जिनके अंदर ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होता है उनको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना दोस्तों ये ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन इसके आधार पे बोल सकते हैं, और अपचयन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पे ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन का निकलना, ये भी होती है अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों ये अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में जानकारी है। इसके साथ ही एक अभिक्रिया आती है रेडॉक्स, वो मैं आपको यहीं पे समझाना चाहूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ये रेडॉक्स वाले आपको साथ में समझनी जरूरी है। तो इसके दोस्तों मैं आपको एक परिभाषा और समझा देता हूँ। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये दोस्तों होती है उपचयन, और अपचयन के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना और O2 का निकलना, ये होती है दोस्तों अपचयन। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का जुड़ना और H2 का निकलना, ये होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर ये दोनों चीजें एक साथ होती है दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जांपल थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक हमारे सामने एग्जांपल है CuO+ H2, इसको हम लोगों ने हीट किया
और हीट करने पे हमारे सामने Cu प्लस H2O आया दोस्तों, हमें प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए H2 ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो इसके अंदर गाइस क्या हुआ, अपचयन कौन सा हुआ, उपचयन कौन सा हुआ। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो दोस्तों कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन निकल गई है और ये ओनली कॉपर बचा है। यानी ऑक्सीजन का निकलना हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन अभिक्रिया। तो ये वाली हुई दोस्तों अपचयन अभिक्रिया। और इसी के अंदर H2 है दोस्तों, H2 का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, यानी दोस्तों H2 का किसी अभिक्रिया के अंदर जुड़ना, वो होता है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया। यानी H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो इसके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया होती है। और दोस्तों किसी भी अभिक्रिया के अंदर अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ में होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो मैं आपको रेडॉक्स की परिभाषा लिखवा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों परिभाषा लिखाने के बिना ये अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी, तो मैं इधर आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ इसकी। और परिभाषा आप लोग ध्यान में रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया बार पूछा जाता है बार बार। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स के बारे में, यानी जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, यानी उस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, या फिर उपचयन भी हो रहा है, या फिर अपचयन भी हो रहा है, यानी दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और वे अभिक्रिया जिसके अंदर H2 दोस्तों निकलता है, यानी H2 जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। और वे अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन दोस्तों जुड़ता है और H2 निकलता है, तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और जब किसी अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिक्रिया साथ में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये दोस्तों मैंने आपको चीज समझाई है। अब दोस्तों दो अभिक्रिया और बची हुई है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, जो कि दोस्तों आपके बीच में एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझा देता हूँ। छोटी सी हेडिंग है और उसके बाद हमारे साथ दो और हेडिंग बचेगी, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे दोस्तों अगली जो हेडिंग बची हुई थी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, हम लोगों ने संयोजन पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली, द्विविस्थापन पढ़ ली, विस्थापन पढ़ ली, यहाँ पर अपचयन पढ़ ली, उपचयन पढ़ ली, रेडॉक्स पढ़ ली। अभी दोस्तों बची हुई है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। उसके बाद दो हेडिंग बचेगी, छोटी छोटी है, वो आपको बता दूंगा। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट क्लास के अंदर। तो दोस्तों आपको पसंद आएगा वीडियो, जरूर ही मुझे पता है दोस्तों, पसंद है तो लाइक कर देना। ये दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों वे अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी निष्कासन सही से लिख देता हूं, यानी ऊष्मा दोस्तों निकलती है। तो वह अभिक्रिया जिसके अंदर दोस्तों ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने CH4 है और 2O2 है। तो जब हम लोग उसको अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस मिलती है, साथ में H2O मिलता है, और इनके साथ दोस्तों ऊष्मा निष्कासित होती है, यानी ऊष्मा भी साथ में निकलती है, हीट हो जाती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चूने वाला दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों जो प्राप्त होता है CaOH2, उसके अंदर चूना गर्म हो जाता है, गर्म होने के साथ वो हीट निकालता है, यानी साथ में कैल्शियम है दोस्तों। और O2 के जब हम लोगों ने अभिक्रिया करें तो Ca, यहाँ पर H2O दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी गाइस, Ca प्लस H2O। ये जो हम दोस्तों अभिक्रिया करी थी इस टाइप से Ca2, यहाँ पर उसमें हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली अभिक्रिया करवाई थी। उस अभिक्रिया के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ऊष्मा दोस्तों निकली थी, और ऊष्मा निकलती मतलब वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका दोस्तों यहाँ पर परिभाषा ये हो जाए कि वे अभिक्रिया जिनके अंदर ऊष्मा का निष्कासन होता है उनको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी दोस्तों इसका उल्टा है, यानी वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा यूज होती है। तो दोस्तों ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको समझाते हैं उसमें यूज कैसे होती है। यहाँ पर हमारे सामने 2Ag है। जब हमने दोस्तों इसको सनलाइट दी तो सनलाइट देने दोस्तों ये हमारे सामने अभिक्रिया कंप्लीट हुई और ये दो अलग अलग उत्पादों में टूट गए दोस्तों, Ag और Br2 के अंदर। और दोस्तों इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दोस्तों एक संयोजित उत्पाद है। संयोजित उत्पाद दोस्तों अलग अलग उत्पाद क्रियाकारक, सॉरी गाइस, संयोजित क्रियाकारक अलग अलग उत्पाद में टूटता है, जैसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं।
और इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने इसको सनलाइट दी, यानी इसको हम लोगों ने उष्मा दी, यानी इसने उष्मा को अब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इन अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, और वे अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा का निष्कासन होता है उनको बोलते हैं हम लोग उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो अब दोस्तों आपकी जो लास्ट यहाँ पर जो हेडिंग बची हुई है दो, वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विकृत गंधता दोस्तों आपको एक यहाँ पर आपका टॉपिक है, और एक है संक्षारण। संक्षारण है दोस्तों, इसका आपको एग्जाम्पल के साथ आना चाहिए। और आपको मैं एक बात कंप्लीट कर यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि आपके एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा संक्षारण का। तो संक्षारण का यहाँ पर दोस्तों परिभाषा लिखी हुई है कि हम लोग जब किसी भी वस्तु है, कोई धातु, आप लोग मान लीजिए लोहा है, हमने लोहे को रखा वायु में और लोहे के ऊपर क्या आ गई, जंग आ गई। आपको बता, आप लोग लोहे का नया एकदम लेके आइए, कोई भी छड़ लेके आइए, उसको आप लोग वायु में रख दीजिए। कुछ देर के बाद नहीं दोस्तों, कुछ समय के बाद उसके अंदर ऑक्सीजन दोस्तों ऐड हो जाएगी, यानी Fe के अंदर O2 जब ऐड होगी तो FeOH यहाँ पर दोस्तों मतलब H2O कह सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। यानी ये जो लोहा है, लोहे के साथ में जब आप लोग ऑक्सीजन, वायु के अंदर आपको पता है नमी होती है, नमी के साथ में ऑक्सीजन होती है। संक्षारण को अगर हम लोग समझ रहे थे संक्षारण क्या होता है, तो कोई भी दोस्तों धातु है हमारे साथ, धातु का हम लोगों ने दोस्तों वायु में छोड़ा, वायु के अंदर क्या होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, आर्द्रता बोलते हैं नमी। तो दोस्तों ये नमी के साथ धातु की दोस्तों क्षण है वो अभिक्रिया कर लेती है, और इसके ऊपर दोस्तों एक परत आ जाती है, एक नई दोस्तों परत बन जाती है, और इस परत को बोलते हैं संक्षारण। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका लोहे पे जंग लगना, यानी जब हम लोग लोहे के किसी टुकड़े को नया फ्रेश काट के रखते हैं और कुछ देर के दोस्तों, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक भूरी परत आ जाती है, और इस भूरी परत को हम लोग बोलते हैं जंग, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। यानी किसी भी दोस्तों, इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूँ, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा कहाँ पे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ परिभाषा कैसे रहेगी। किसी धातु की सतह, किसी धातु का वायु के संपर्क में आने पर उस पर एक नई परत चढ़ जाती है, और इसे संक्षारण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लोहे का जंग लगना। यानी दोस्तों हम लोग किसी भी धातु को वायु के अंदर छोड़ेंगे तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर दोस्तों वो आपस में वायु के साथ उसको अभिक्रिया करके, वायु के अंदर नमी है, उस नमी यानी उसको ऑक्सीजन के साथ या फिर जो भी दोस्तों उसके अंदर चीजें हैं, अम्ल है, क्षार है, जो आपको दोस्तों जो भी चीजें मिलती है उनके साथ वो अभिक्रिया करके एक नई परत बन जाती है, और जो नई परत बनती है उसको हम लोग बोलते हैं जंग या फिर संक्षारण। और दोस्तों ये जो अभिक्रिया संक्षारित होना या जो नई परत बनना है उसको बोलते हैं संक्षारित होना, और जो दोस्तों उस अभिक्रिया दोस्तों जो हुई इसको बोलते हैं हम लोग संक्षारण, यानी जो दोस्तों मेथड इसके अंदर अप्लाई हुआ उसको बोलते हैं संक्षारण। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण लोहे का जंग लगना। आप लोग समझ सकते हैं जंग लगना, लोहे का जंग कैसे लगता है। तो हम लोग लोहे को जब वायु के अंदर रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर पूरी परत चढ़ जाती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यही है, लोहे के ऊपर जंग लगना। लास्ट हेडिंग दोस्तों आज के चैप्टर की वो है विकृत गंधता। ये दोस्तों मुझे तो बहुत ही छोटा टॉपिक लगा और बहुत ही यहाँ पर सरल टॉपिक लगा। विकृत गंधता, विकृत गंधता का मतलब समझे दोस्तों। सबसे पहले तो आप, मैंने बहुत सारे बच्चों से इसकी परिभाषा भी देखी है, बहुत बच्चे बताते हैं कि विकृत गंधता के बारे में बताए थे, लेकिन उनको मतलब नहीं पता है कि क्या होता है इसके अंदर। तो दोस्तों आपको पता है कि तेल या घी, ये दोस्तों क्या है, एक वसा है, ये वसा है। जब हम दोस्तों इनको खुला छोड़ते हैं, खुला छोड़ दिया हम लोगों ने, वसा या तेल को खुला छोड़ दिया, तो खुला के अंदर दोस्तों आपको तो वातावरण के अंदर होती है O2 यानी ऑक्सीजन होती है। तो ये दोस्तों वसा के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन का जुड़ना आपको पता है उपचयन कहलाता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसका दोस्तों यहाँ पर मतलब आप समझिए कि वसा के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना उपचयन होता है। यानी वसा का उपचयन होने पे, जब वसा उपचयित हो जाती है, ऑक्सीजन उसके अंदर जुड़ जाती है, तो उसके अंदर से एक विशेष दोस्तों गंध आने लगती है। और दोस्तों उसकी गंध मतलब पहले वाली जो सुगंध थी वो गंध के अंदर चेंज होती है, मतलब उसकी गंध है वो बदल जाती है, विकृत हो जाती है।
अलग हो जाती है, दूसरी मतलब खराब गंध होती है जो दोस्तों हमें पसंद नहीं होती है। तो वसा का अपचयन उपचयन होने पर उसकी गंध में परिवर्तन, गंध व स्वाद में परिवर्तन होना, गंध व स्वाद में परिवर्तन होना, ये क्या दोस्तों विकृत गंधता है। यानी आप लोग समझे फिर से, वसा घी या तेल होता है, आप लोग घी को खुला छोड़ के देख लेना, उसके अंदर गंध आने लगेगी और उसको बोलते हैं विकृत गंधता, यानी उसकी गंध और स्वाद दोनों चेंज हो चुके, काम के नहीं रहे। दोस्तों जब हम लोग वसा या तेल को वायु के अंदर खुला छोड़ते हैं, वसा को जब हम लोग वायु के अंदर खुला छोड़ते हैं तो वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उपचयित हो जाता है, यानी अब उपचयन उसका हो जाता है और उपचयन होने में उसका स्वाद और उसकी गंध के अंदर परिवर्तन हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधता। और ये दोस्तों आज के चैप्टर की लास्ट यहाँ पर हेडिंग थी। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, कैसे बनती है, उसको संतुलित करने के बारे में पढ़ा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया, उसके बाद आपकी अभिक्रियाएं पढ़ी, सबसे पहले संयोजन, उसके बाद वियोजन पढ़ी, उसके बाद द्विविस्थापन, विस्थापन पढ़ी, अपचयन उपचयन, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने के बाद संचरण पढ़ा। संचरण के बाद लास्ट टॉपिक आपका विकृत गंधता रहा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और आपको नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर अगली क्लास के अंदर करवा दी जाएगा वन शॉट के अंदर। तो जैसे दोस्तों 12 चैप्टर है, 12-13 जो भी है 14 चैप्टर होता है दोस्तों, तो आपको 14 क्लास के अंदर एंड हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा लेनी पड़ी तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। नेक्स्ट नए वीडियो मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।